सोचिए, एक ऐसा मंत्री जिसकी तारीफ विरोधी खेमे के नेता भी करते हैं, एक ऐसा नेता जिसके काम का लोहा हर कोई मानता है, लेकिन जिसकी खरी खरी बातें कभी कभी उसकी अपनी ही पार्टी के लोगों को मुश्किल में डाल देती है। ये कहानी है उस राजनेता की जिसे देश फ्लाईओवर मैन और रोडकारी जैसे नामों से जानता है, लेकिन जिसे कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई। नितिन जयराम गडकरी की कहानी दिलचस्प विरोधाभासों से भरी है। ये वसूलों पर अड़े रहने और हर सवाल का जवाब अपने काम से देने की कहानी है। ये कहानी एक ऐसे लीडर की है जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसका बेबाक अंदाज और काम का जुनून अक्सर उसके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाती है। तो सवाल यही है कि नितिन गडकरी की ईमानदारी आखिर सबको चुभती क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए हमें उनकी जिंदगी और उनके काम करने के तरीकों को करीब से देखना होगा। ये कहानी सिर्फ सड़कें और पुल बनाने की नहीं है, बल्कि राजनीति के जमे जमाए नियमों को तोड़ने और अपने तरीके से एक नई लकीर खींचने की है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक साधारण जगह से होती है। नितिन गडकरी की कहानी भी नागपुर की उन्हीं गलियों से शुरू होती है, जहां 27 मई 1957 को एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता ने उन्हें सादगी, मेहनत और राष्ट्र सेवा के संस्कार दिए, जिनकी झलक आज भी उनके व्यक्तित्व में साफ दिखती है। बचपन से ही उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तरफ था। ये वो दौर था जब देश इमरजेंसी की आग में झुलस रहा था। 1975-76 में जब लोकतंत्र पर संकट के बादल छाए थे, तब युवा नितिन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हाथ थामा और छात्र राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन और फिर कानून की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका मन किताबों से ज्यादा देश और समाज के सवालों में लगता था। परिवार चलाने के लिए उन्होंने कुछ समय एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान भी चलाई, लेकिन उनके सपने कहीं बड़े थे। 1981 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा विदर्भ के अध्यक्ष बने, जो उनके राजनीतिक सफर का पहला बड़ा पड़ाव था। लेकिन राजनीति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। 1985 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसा झटका था जो किसी भी युवा नेता का हौसला तोड़ सकता था। लेकिन नितिन गडकरी अलग मिट्टी के बने थे। कहते हैं, चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, मैं चुनाव भले ही हार गया हूं, लेकिन असली लड़ाई तो आज से शुरू हुई। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उनके इरादों का ऐलान था। उन्होंने अपनी हार से सीखा और संगठन के काम में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और सिर्फ 4 साल बाद 1989 में 32 साल की उम्र में वो महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुने गए। वो उस सदन के सबसे युवा सदस्यों में से एक थे। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने साबित किया कि हार से निराश होने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ने वाला ही असली विजेता होता है। ये जीत सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बल्कि उस जिद की थी जिसने एक युवा छात्र नेता को महाराष्ट्र की सियासत के एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा कर दिया था। उनका ये शुरुआती सफर बताता है कि गडकरी का व्यक्तित्व चुनौतियों से टकराकर और भी निखरता है। साल 1995 महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी और नितिन गडकरी को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD का मंत्री बनाया गया। ये वो मौका था जिसका उन्हें इंतजार था, जब वो सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि अपने कामों से अपनी पहचान बना सकते थे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। 1995 से 1999 तक का उनका कार्यकाल आज भी महाराष्ट्र के इतिहास में एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। ये वही दौर था जब नितिन गडकरी से फ्लाईओवर मैन बन गए। उस समय मुंबई ट्रैफिक की समस्या से बेहाल था। घंटों लंबे जाम शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे थे। गडकरी ने इस चुनौती को एक अवसर में बदलने का फैसला किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई, मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स का निर्माण। उस वक्त कई लोगों ने इसे एक नामुमकिन सपना बताया। सरकारी लाल फीताशाही, जमीन अधिग्रहण की दिक्कतें और फंड की कमी, बाधाएं अनगिनत थी, लेकिन गडकरी ने ठान लिया था। वो सुबह से देर रात तक मीटिंग्स करते, साइट पर खुद मौजूद रहते और अफसरों को सीधे निर्देश देते। उनका काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो फाइल्स में नहीं, फील्ड में भरोसा करते थे।
नतीजा ये हुआ कि जो काम दशकों में नहीं हो पाया था वो उन्होंने कुछ ही सालों में कर दिखाया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उनका सबसे बड़ा और साहसिक सपना था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये भारत का पहला 6 लेन हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे था। उस समय भारत में ऐसी सड़क बनाने की तकनीक और अनुभव दोनों की कमी थी। सरकारी खजानों पर भी बोझ बहुत ज्यादा था। यहीं पर गडकरी की दूरदर्शिता और इनोवेशन काम आया। उन्होंने बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को सफलतापूर्वक लागू किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसमें निजी कंपनियां पैसा लगाकर सड़क बनाती है, कुछ सालों तक टोल वसूल कर अपनी लागत और अपनी मुनाफा निकालती है और फिर सड़क सरकार को सौंप देती है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण चुनौतियों से भरा था। पर्यावरण की मंजूरी से लेकर मुश्किल पहाड़ी इलाकों में सुरंगें बनाने तक हर कदम पर एक नई बाधा थी। लेकिन गडकरी की जिद के आगे सबने घुटने टेक दी। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने गए तो उन्होंने धीरू भाई अंबानी से कहा, मैं आपसे पैसा मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको पैसा बनाने का मौका देने आया हूं। यह उनका आत्मविश्वास था। यह प्रोजेक्ट सिर्फ 2 साल में बनकर तैयार हो गया और 2002 तक पूरी तरह चालू हो गया, जबकि अनुमानित समय 3 साल का था। इसने मुंबई और पुणे के बीच की दूरी को कई घंटों कम कर दिया और विकास के नए रास्ते खोल दिए। इस कार्यकाल ने नितिन गडकरी की एक नई पहचान बनाई। वो एक ऐसे कॉरपोरेट स्टाइल वाले नेता के तौर पर उभरे जो डेडलाइन, क्वालिटी और नतीजों पर यकीन करता है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सरकारी सिस्टम में रहकर भी बड़े और यादगार काम किए जा सकते हैं। वो कामचोर अधिकारियों के लिए एक बुरे सपने जैसे थे, लेकिन काम करने वालों के लिए एक प्रेरणा। इसी दौर में उन्हें द फ्लाईओवर मैन का नाम मिला, जो आज भी उनकी पहचान का हिस्सा है। महाराष्ट्र में अपने काम से नाम बनाने के बाद नितिन गडकरी का कद राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से बढ़ने लगा। अपनी सांगठनिक क्षमता और आरएसएस से नजदीकी के लिए वो जाने जाते थे। साल 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये एक अहम पल था क्योंकि वो बीजेपी के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन पर पार्टी को फिर से मजबूत करने और 2014 के आम चुनावों के लिए तैयार करने का भारी दबाव था। गडकरी ने अध्यक्ष बनते ही पार्टी में संगठन में नई जान फूंकने का काम शुरू कर दिया। वो सब कुछ ठीक कर रहे थे और लग रहा था कि 2013 में उन्हें अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल मिलना तय है। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनके राजनीतिक करियर को हिलाकर रख दिया। ये थी पूर्ति ग्रुप से जुड़ी चुनौती। ये विवाद 2012 के आखिरी में सामने आया जब मीडिया में खबरें आई कि गडकरी के पूर्ति ग्रुप में संदिग्ध तरीकों से निवेश किया गया है। आरोप लगे कि कई इन्वेस्टर कंपनियां फर्जी हैं, जिनके पतों पर कोई दफ्तर नहीं है और इन कंपनियों के डायरेक्टर्स में गडकरी के ड्राइवर और कर्मचारी जैसे लोग शामिल थे। विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताते हुए गडकरी के इस्तीफे की मांग की। मीडिया में हर रोज नई नई कहानियां सामने आ रही थी। ये गडकरी के सियासी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनकी ईमानदार और काम करने वाला नेता की छवि पर सीधा हमला हुआ था। पार्टी के अंदर भी उनके विरोधी सक्रिय हो गए। बीजेपी, जो उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही थी, अपने ही अध्यक्ष पर लगे आरोपों से बैकफुट पर आ गई। गडकरी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है, लेकिन राजनीतिक हवा उनके खिलाफ थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जनवरी 2013 में अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक एक दिन पहले नितिन गडकरी ने दूसरा कार्यकाल न लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो। ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा झटका था। जिस नेता को पार्टी का भविष्य माना जा रहा था, उसे विवादों के कारण अपने शिखर से नीचे उतरना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मामले की जांच की। महीनों चली जांच के बाद मई 2014 में चुनाव नतीजे से ठीक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। ये गडकरी की एक बहुत बड़ी जीत थी। वो बेदाग साबित हुए थे, लेकिन इस जीत के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी थी, बीजेपी अध्यक्ष का पद। यह घटना दिखाती है कि कैसे उनकी वसूलों पर टिके रहने की जिद ने उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया। यही वो चुभने वाली ईमानदारी थी जिसने उन्हें मुश्किल में डाला, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई।
कहते हैं राजनीति में एक विवाद अपना करियर खत्म कर सकता है, लेकिन नितिन गडकरी की कहानी इस कहावत को गलत साबित करती है। 2013 में बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद कई लोगों ने उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाए, लेकिन गडकरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी वापसी की जमीन तैयार की अपने काम से, अपने शहर नागपुर से। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नागपुर सीट से चुनाव लड़ा और लगभग 2.85 लाख वोटों के भारी अंतर से जीते। ये सिर्फ एक सांसद की नहीं, बल्कि जनता के उस भरोसे की जीत थी जो गडकरी की काम करने के स्टाइल पर बना हुआ था। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा जिम्मेदारी मिली, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। यह उनके लिए घर वापसी जैसा था। यहीं से शुरू हुआ गडकरी के करियर का वो अध्याय जिसने उन्हें महाराष्ट्र के फ्लाईओवर मैन से भारत के हाईवे किंग बना दिया। मंत्री बनते ही गडकरी ने एक असंभव सा लक्ष्य रखा। उन्होंने देश में सड़कों के निर्माण की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने का ऐलान किया। जब उन्होंने पद संभाला था तो राष्ट्रीय राजमार्ग बमुश्किल 2 से 3 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बन रहे थे। गडकरी इस रफ्तार को 30 किलोमीटर प्रतिदिन से भी आगे ले गए। ये एक क्रांति थी। उन्होंने नौकरशाही के पेंच कसे, अटकी हुई परियोजनाओं को मंजूरी दिलवाई और टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल किया। उनके इस दौर का सबसे बड़ा प्रतीक है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 1386 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा और सबसे आधुनिक हाईवे है, जो देश के 2 सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों को जोड़ता है। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है और यात्रा के समय को 24 घंटे से घटाकर सिर्फ 12 घंटे कर देगा। हालांकि इसका निर्माण अभी भी जारी है और इसके पूरी तरह से 2027-28 तक चालू होने की उम्मीद है। लेकिन जो हिस्से खुल चुके हैं उन्हें लॉजिस्टिक्स की तस्वीर बदल देगी। उन्होंने देश के सबसे मुश्किल इलाकों में भी सड़कों का जाल बिछाया। जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल का निर्माण एक ऐसा ही करिश्मा है जो श्रीनगर को लद्दाख से हर मौसम में जोड़े रखेगी। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के तहत तीर्थ स्थलों को सुरक्षित ऑल वेदर सड़कों से जोड़ा जा रहा है। बरसों से अटके मुंबई गोवा हाईवे NH66 के काम को भी उन्होंने गति दी, जिसके मार्च 2026 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब गडकरी मॉडल ऑफ गवर्नेंस में छिपा है। इनोवेशन, फंडिंग के नए तरीके, सख्त रवैया और राजनीतिक इच्छा शक्ति। उनका वो बयान काफ़ी मशहूर है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अधिकारी काम में देरी करेगा वो उसकी तस्वीर लगाकर लिख देंगे कि इस व्यक्ति की वजह से प्रोजेक्ट रुका है। यह उनका तरीका है सिस्टम को जवाबदेह बनाने का। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके पास विजन है तो कोई भी विवाद आपको रोक नहीं सकता। उन्होंने अपनी आलोचनाओं का जवाब भाषणों से नहीं बल्कि मीलों लंबी सड़कों से दिया। नितिन गडकरी की पहचान सिर्फ उनके बनाए हाईवेज नहीं है बल्कि उनकी बेबाकी भी है, और यही वो गुण है जो इस सवाल का सार्थक करता है, क्यों नितिन गडकरी की ईमानदारी सबको चुभती है। उनकी ईमानदारी एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ ये उन्हें जनता में लोकप्रिय बनाती है तो दूसरी तरफ ये बेबाकी उन्हें राजनीतिक रूप से मुश्किल में डाल देती है। गडकरी उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो मन की बात कहने से हिचकते नहीं, भले वो पार्टी लाइन के खिलाफ ही क्यों ना हो। हाल ही में जनवरी 2026 में उन्होंने एक बयान दिया कि जब व्यवस्था ठीक से चले तो पुरानी पीढ़ी को पीछे हटकर नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। इस बयान को बीजेपी की 75 साल की अघोषित एज लिमिट से जोड़कर देखा गया और इसके कई राजनीतिक मतलब निकाले। वो कई बार कह चुके हैं कि राजनीति 100% सत्ता में बने रहने के लिए होती है और जो नेता चुनाव हारता है उसकी कोई कीमत नहीं रहती। ये ऐसी कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें ज़्यादातर नेता सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलते। वो राजनीतिक विरोधियों की तारीफ करने से भी नहीं हिचकते, जैसे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा भी की थी। ये चुभने वाले अंदाज असल में भारतीय राजनीति के पारंपरिक ढर्रे को तोड़ता है, जहां नेता अपनी पार्टी लाइन के बाहर एक शब्द नहीं बोलते। गडकरी इस नियम को तोड़ते हैं जो उन्हें अप्रत्याशित बनाता है। उनकी ईमानदारी और साफ गोई पार्टी के अनुशासित सिपाही की छवि से मेल नहीं खाती। वो एक ऐसे मंत्री के रूप में देखे जाते हैं जो अपनी वफादारी पार्टी से ज़्यादा अपने कामों और देश के प्रति रखता है, और यही बात कुछ लोगों को चुभती है। इसका एक और उदाहरण है इथेनॉल और वैकल्पिक ईंधन को लेकर उनका जुनून। गडकरी सालों से पेट्रोल डीजल पर देश की निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधनों की वकालत कर रहे हैं। भारत ने 2025-26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है।
लेकिन इस रास्ते में उन पर आरोप लगे कि वो एथेनॉल नीति को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों के शुगर और एथेनॉल से जुड़े व्यवसाय हैं। गडकरी इन आरोपों का खंडन करते हुए कहते हैं कि उनका मकसद देश का इंपोर्ट बिल बचाना और किसानों को फायदा पहुंचाना है। यह फिर से साबित करता है कि उनकी सीधी और नतीजों पर आधारित कार्यशैली अक्सर राजनीतिक संदेह का शिकार बनती है। नितिन गडकरी की कहानी एक सीधी सड़क जैसी नहीं है, इसमें तीखे मोड़ हैं, राजनीतिक उतार चढ़ाव है और सफलताओं के लंबे एक्सप्रेस वे भी है।